हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। पीवाईक्यूज है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम ऑलरेडी 3 पार्ट कर चुके हैं, ये पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिडक्टिव मेथड। में पार्ट 1 में पार्ट 2 में आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में पूरा बता चुकी हूँ। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा कथन निगमन विधि के बारे में सही नहीं है। अगर आपको मेथड के बारे में देखना है तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, बाकी इसमें भी हम एक बार देख लेंगे। ऑप्शन देखिए कि इट डिमांड्स इंडिविजुअल लर्निंग, इट ट्रीट्स द चाइल्ड एज अ पैसिव रेसिपिएंट, इट डज नॉट एनकरेज लर्निंग बाय डूइंग, इट प्रोसीड्स फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब हिंदी में देखिए कि डिडक्टिव मेथड में यह व्यक्तिगत अधिगम इंडिविजुअल लर्निंग की मांग करती है। ये बच्चे को निष्क्रिय ग्रहणकर्ता पैसिव रिसिपिएंट के रूप में मानती है। थर्ड है, ये करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग को प्रोत्साहित नहीं करती। यह मूर्त कॉन्क्रीट से अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ती है। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब पहले तो क्वेश्चन के अंदर पूछा किसके बारे में है, डिडक्टिव मेथड के बारे में पूछा है। तो आपको डिडक्टिव मेथड को 0 लेवल से समझना होगा कि डिडक्टिव मेथड क्या है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हमें कोई रूल पता है, कोई रूल पढ़ा हमने, उस रूल के बेसिस पे फॉर्मूलाज बने हुए हैं और उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। मतलब पहले नियम, फिर सूत्र और फिर उदाहरण। आपको इंडक्टिव मेथड पढ़ाते तो मैंने आपको बताया था, इसमें उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। तो ये होता है इंडक्टिव और ये होता है डिडक्टिव। तो डिडक्टिव मेथड में शिक्षक पहले नियम बताता है, बाद में उदाहरण करते हैं और विद्यार्थी हमेशा सुनने वाला होता है। अब आपको कंसेप्ट बता दिया मैंने डिडक्टिव मेथड का। अब हम क्वेश्चन ऑप्शंस को डिटेल में देखते हैं। तो पहला ये कह रहा है कि इट डिमांड्स इंडिविजुअल लर्निंग, स्टूडेंट वर्क्स इंडिविजुअली ऑन गिवन एग्जाम्पल। मतलब विद्यार्थी दिए गए नियम के आधार पर खुद अभ्यास करता है। मतलब जैसे भी आपको टीचर ने रूल बता दिया, फिर आपको टीचर ने फॉर्मूला बता दिया, तो आपको कभी अपनी क्लास का पता हो तो आपको कोई फॉर्मूला बताने के बाद में टीचर आपको कोई क्वेश्चन दे देता और क्या कहता कि खुद से सॉल्व करो। तो इंडिविजुअल लर्निंग तो थी, तो ये चीज़ सही है। ठीक है। दूसरा देखिए, इट ट्रीट्स द चाइल्ड एज अ पैसिव रिसिपिएंट। पैसिव मतलब आप सिर्फ खाली सुन रहे हैं और रूल फॉलो कर रहे हैं। आप इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। आपको जोड़ने का बोला है तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पैसिव। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। एक्टिव में आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, खुद से कुछ चेंज कर पाएंगे, तो वो होता है एक्टिव। पर यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सुनना है और सुन के रूल फॉलो करना है, तो वो होता है पैसिव। तो ये चीज़ भी सही है, ये चीज़ भी सही है। तीसरा देखिए, इट डज नॉट एनकरेज लर्निंग बाय डूइंग। ये चीज़ भी सही है। जैसे आपने कोई रूल पढ़ा, आपने उससे फॉर्मूला निकाला और उस फॉर्मूले से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर ली, तो आपने यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ठीक है, आपने बस बेसिक फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये इंडक्टिव या लैब मेथड में होता है। लैब में हम क्या करते हैं, हम वो प्रैक्टिकल वो प्रयोग करके देखते हैं और फिर सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं है। तो ऐसे जब आप क्वेश्चन ऑप्शन वाइज सॉल्व करते हैं तो आपके बाकी कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। फोर्थ देखिए, इट प्रोसीड्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ इस क्वेश्चन का। तो इतनी सी बात है कि हमें रूल पता चला, हमने रूल से फॉर्मूला लगाया, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब वो क्वेश्चन तो कॉन्क्रीट है ही नहीं, मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते। वो तो पहले भी एब्स्ट्रैक्ट ही था, अभी भी एब्स्ट्रैक्ट ही। मतलब मूर्त से अमूर्त जाने का कोई लेना देना ही नहीं है। मूर्त से अमूर्त तो इंडक्टिव मेथड में जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये गलत कथन है। तो देखिए इंडिविजुअल लर्निंग है, पैसिव लर्निंग है, नो लर्निंग बाय डूइंग, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is not a principle related to the step of presentation in the Herbartian lesson plan approach. मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हर्बर्शियन पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण चरण से संबंधित नहीं है। मतलब हर्बर्शियन लेसन प्लान है, उसका जो प्रेजेंटेशन स्टेप है, उसका ये जो ऑप्शन है वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उससे संबंधित नहीं है। नॉट, तो आप ये ध्यान रखना। तो आपके पास में ऑप्शन देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड डिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। हिंदी में देखिए क्रमिक स्पष्टता का सिद्धांत, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, आत्मसात अवशोषण एवं एकीकरण का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लिया होगा आपने। अब पहले तो आप क्वेश्चन में देखिए पूछा किसके बारे में, हर्बर्शियन लेसन प्लान, मतलब आपका इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि ये क्या है, फिर उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी ऑप्शन वाइज। चलिए आगे बढ़ते। तो हर्बर्शियन लेसन प्लान के 4 पहले तो चरण देखते हैं कि पहला होता है प्रिपरेशन, हम उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद में हम उसको प्रस्तुत करते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तीसरा फिर उसकी कंपैरिजन की जाती है, मतलब उसकी तुलना की जाती है, उससे एसोसिएट किया जाता है, संबंध बना के देखा जाता है उसका किसी और चीज से, किसी और प्रेजेंटेशन से। फिर फोर्थ है जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण, और फिफ्थ है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। तो देखिए 5 स्टेप है, उसमें आपसे कौन से स्टेप के बारे में पूछा है, प्रेजेंटेशन स्टेप के बारे में। प्रेजेंटेशन स्टेप में हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट हमें कौन सिखा रहा है, हमें टीचर समझा रहा है। तो टीचर हमको प्रेजेंट कर रहे हैं क्या, कोई भी नई चीज जो हमको सीखनी है, नया कंटेंट, तो उसको क्लियर, ऑर्गेनाइज और लॉजिकल मैनर में टीचर हमको समझाता है। प्रस्तुतिकरण चरण में शिक्षक जो है हमको नया ज्ञान स्पष्ट, क्रमबद्ध और सरल तरीके से प्रस्तुत करके हमको सिखाता है। तो ये चीजें होती हैं। अब तो देखिए हमको चीजें समझ में आनी चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से टॉपिक्स और शब्दों का सिलेक्शन होना चाहिए और वो बच्चा उसको अच्छे से समझ ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, सिलेक्शन एंड डिवीजन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन एंड इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ें प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल से जुड़ी हुई हैं। अब आगे देखिए प्रेजेंटेशन से क्या नहीं जुड़ा हुआ, नॉलेज टेस्टिंग। ये तो प्रिपरेशन में हो गया, मतलब जब आपने वो चैप्टर प्रिपेयर किया तब आपने उसकी नॉलेज कंज्यूम कर ली, ठीक है। अब उसका प्रेजेंटेशन बनाने में कोई लेना देना नहीं है। जब आप प्रेजेंट करेंगे तब आपको तो क्या करना है, उसको क्लियर रखना है, क्लैरिटी के साथ में आपको कौन सी स्लाइड सेलेक्ट करनी है, क्या उसमें एग्जाम्पल लेने हैं, बच्चे उसको समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, ये चीज़ें डिसाइड करनी है। उसका नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव क्लैरिटी। सक्सेसिव मतलब क्या होता है, एक एक करके आगे बढ़ना। टीचर क्या करता है, आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह, मतलब पहले इजी चीज समझाता है, फिर धीरे 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 आपको हार्ड कंसेप्ट भी जो टीचर अच्छे से समझा दे वही सबसे बेस्ट होता है। मतलब सरल से कठिन क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाना, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव क्लैरिटी। तो ये प्रेजेंटेशन में है। दूसरा देखिए प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड डिवीजन। जो भी आपको चैप्टर पढ़ाना है, आपने वो चैप्टर सेलेक्ट किया और फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करा और फिर समझाया, तो ये सबसे बेस्ट तरीका और ये प्रेजेंटेशन के दौरान किया जाता है। वही प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाती है जो अच्छे से डिवाइड करके समझा सके। थर्ड देखिए प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इंटीग्रेशन। मतलब हमने पुराना ज्ञान और नया ज्ञान इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब जो टीचर ने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है, और जो आज पढ़ाया है, आज इतना अच्छा पढ़ाया है कि आपको
कल के साथ में अच्छे से रिलेट हो गया तो वो टीचर बेस्ट टीचर होता है, ये मेथड बेस्ट मेथड होता है। तो आपने उसको इंटीग्रेट कर लिया और एब्जॉर्ब मतलब आत्मसात कर लिया, अच्छे से आपको वो चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में ये ज़रूरी है। ये वाला मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, मतलब पहले से क्या आता है इस चीज़ की हम आपका टेस्ट नहीं कर रहे, कोई टेस्ट हो ही नहीं रहा। पहली चीज़ तो प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में पूछा जा रहा है, तो टेस्ट की कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये प्रिपेयर करने के टाइम पे ज़रूरी होता है, प्रेजेंट करने के टाइम पे ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए सक्सेसिव क्लैरिटी सही है, सिलेक्शन डिवीजन सही है, एब्जॉर्प्शन इंटीग्रेशन सही है, ये गलत है। तो फाइनल आंसर हमें गलत चीज़ पूछी थी तो फोर्थ हो गया। अब ये सवाल देखते हैं कि व्हेन एन लर्नर फाइंड्स डिफिकल्टी to solve a mathematical problem within a zone, a constructive teacher creates opportunities to support him or her in order to stimulate knowledge construction. This process of assisting is technically known as assimilation, accommodation, supporting या scaffolding। हिंदी में देखते हैं कि जब कोई विद्यार्थी अपने निकटवर्ती विकास क्षेत्र के भीतर किसी गणितीय समस्या को हल करने में कठिनाई महसूस करता है, तब एक संरचनावादी शिक्षक ज्ञान निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उसे सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, समर्थन या स्कैफोल्डिंग। मतलब हुआ क्या है कि एक जोन के अंदर स्टूडेंट से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो टीचर ने उसको क्या किया, मोटिवेट किया कि नहीं तुम ये कर सकते हो, उसको हेल्प प्रोवाइड करी किस तरीके से। तो ये हेल्प प्रोवाइड करने की ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम पूछा है आपसे। बस सवाल पढ़ने में बहुत लंबा लग रहा है, पर जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सिर्फ टेक्निक का नाम पूछा है। अब क्वेश्चन में देखो कोर आइडिया क्या है। पहले तो बात हो रही है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर मतलब संरचनावादी शिक्षक की, और कौन से जोन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और टीचर ने क्या दी, टेम्पररी हेल्प दी। अब ये जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने ये कंसेप्ट किसमें पढ़ा था? पहले तो आपको टॉपिक का नाम याद आना चाहिए, तो ये हमने इसके फोल्डिंग में पढ़ा था। अभी तो मैंने आपको बता दिया, बाकी हम एक एक करके समझ भी लेते हैं। इसमें पहले कंसेप्ट पूरा देखते हैं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास, ठीक है, मतलब अभी जो हो रहा है और जो हो सकता है उसके बीच का गैप, ये तो विकास मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई। इसका लर्नर के हिसाब से क्या है, मतलब लर्नर क्या चीज़ अकेले कर सकता है और क्या चीज़ हेल्प के साथ में कर सकता है, इन दोनों का जो ये गैप है इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जो काम अकेले किया जा सकता है और जो थोड़ी सहायता से किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके फोल्डिंग शब्द जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या है, इसके फोल्डिंग मतलब होता है टेम्पररी सपोर्ट, कि टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय टीचर विच इज ग्रेजुअली रिमूव्ड। मतलब टीचर आपको टेम्पररी सपोर्ट दे रहा है जो कि धीरे 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 हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल साइकिल सीखने जैसे, धीरे पहले आपके पेरेंट्स आपको साइकिल हाथ लगा के सिखाते हैं, टेम्पररी सपोर्ट, लेकिन धीरे धीरे वो हाथ हटा दिया जाता है और आप साइकिल अच्छे से सीख लेते हैं। तो ये अस्थायी सहायता है, धीरे धीरे हटा ली जाती है, एकदम से नहीं हटाती जाती। कब? जब हमें विश्वास हो जाता है कि विद्यार्थी सक्षम हो चुका है। जैसे साइकिल चलाना सीखते समय पीछे से पकड़ना और बाद में छोड़ देना, तो ये होता है इसके फोल्डिंग। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए असिमिलेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि पुरानी नॉलेज है आपको कोई चीज़ की और उसमें आपने नई जानकारी डाल दी। ये बिल्कुल एक अपडेट के जैसे है। जैसे आपका एक ऐप चल रहा है
उसमें कोई नया फीचर आया, वो अपडेट हो गया, अब वो उस ऐप का हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं असिमिलेशन। तो ये तो पुराने और नए के जोड़ने की बात है, पाइजेट से जुड़ा कॉन्सेप्ट है, टीचर सपोर्ट की बात नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब होता है चेंज, बदलाव, मतलब आप अडॉप्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को। जैसे बिल्कुल कोई रबड़ है, जितनी आपको उसकी चौड़ाई चाहिए आप उसको उस हिसाब से छोटा बड़ा खींच के कर लेते हैं। तो नए आइडियाज़ में फिट करने के लिए पुराने ज्ञान में बदलाव करना, ये होता है अकोमोडेशन। तो यहाँ भी टीचर सपोर्ट से कोई लेना देना है नहीं। ये भी पाइजेट से जुड़ा है, टीचर असिस्टेंट से नहीं। थर्ड है सपोर्टिंग। सपोर्ट करना एक जनरल टर्म है, नॉन टेक्निकल टर्म है, ठीक है। और आपसे टेक्निकल टर्म पूछी, मतलब जो टर्म जो उस मेथड के लिए साइंटिस्ट ने उसका नाम रखा है वो पूछा है। ये तो एक इंग्लिश शब्द है, ये नहीं पूछी है, ठीक है। फोर्थ है इसके फोल्डिंग, ये एक प्रॉपर नाम है, ये इस मेथड के लिए रखा गया नाम है, इसमें सपोर्ट की बात होती है। तो ये हमारा आंसर सही होगा। इसमें टीचर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच देता है, मतलब वो आपकी हेल्प करता है जब आप उस जोन के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये चीज़ एग्जैक्टली उस स्टेटमेंट से मैच कर रही है, इसलिए आपका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। तो ये तीनों गलत हैं, ये फोर्थ सही है। तो अब ये याद रखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्लस टीचर की हेल्प, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉरिसन यूनिट प्लान अप्रोच इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मतलब मॉरिसन इकाई योजना पद्धति को मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। ऑप्शन देखिए, जेस्टर्टिज्म, फंक्शनलिज्म, ह्यूमनिज्म और बिहेवियरिज्म। गेस्टाल्टवाद, क्रियावाद, मानवतावाद, व्यवहारवाद। तो अब ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, मॉरिसन यूनिट प्लान। अगर आपको मॉरिसन यूनिट प्लान का कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले कंसेप्ट देखते हैं। अब मॉरिसन यूनिट प्लान है क्या, इसमें क्या होता है कि टीचर जो है एक यूनिट के फॉर्म में, एक पूरी यूनिट, एक पूर्ण इकाई, एक होल यूनिट के फॉर्म में उस विषय को पढ़ाता है, ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में। उसको टुकड़ों में तोड़ा नहीं जाता, एक पूरी यूनिट एक ही बार में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ किस चीज़ पे जोर होता है, पूरा सीखो, होल लर्निंग, इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन। जब आपने उसको पूरा पढ़ लिया तब आप उन सारी चीज़ों को आपस में जोड़ के रखो। जब हम किसी चीज़ को स्टेप्स में पढ़ते हैं तो हम सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ हमने पूरा पढ़ लिया तो अब आप उन्हें एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ो। और जब आपने पूरा साथ में पढ़ लिया और आप पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में ही चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हुए चलो कि अच्छा पहले ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, फिर ऐसे। तो ये होता है मॉरिसन यूनिट प्लान। तो अब ये साइकोलॉजी के कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है ये देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए कि गेस्टाल्टवाद होता क्या है। तो गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, गेस्टाल्टवाद कहता है कि दो चीज़ों के सम, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब दो पार्ट है, जैसे 2+2, तो इसका जो सम होगा वो इसके, मतलब इसका जो आंसर होगा वो इसके एक्चुअल सम से बड़ा होगा। तो ये चीज़ हो गई गेस्टाल्टवाद। और आपने मॉरिसन यूनिट प्लान देखा, समझाया मैंने, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये इसी से रिलेटेड है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा है फंक्शनलिज्म, क्रियावाद। फंक्शन का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि इस चीज़ का फंक्शन क्या है। फंक्शन मतलब वो काम क्या कर रहा है, मतलब हम कार्य पे जोर अगर देंगे तो उस पद्धति को बोलेंगे फंक्शनलिज्म। उसके फंक्शन पे, वो काम क्या कर पा रहा है, उसका उपयोग क्या है, यूजफुलनेस, अगर इस चीज़ पे फोकस करें तो उसे कहते हैं फंक्शनलिज्म।
तो इसका तो यूनिट प्लान से कोई लेना देना ही नहीं है। यूनिट प्लान का मतलब क्या है? पूरी यूनिट को एक साथ पढ़ाना, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म का इसके लेना देना नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। मानव के अंदर क्या है? मानव के अंदर सेल्फ बोध है, मतलब खुद के होने का एक बोध है, फीलिंग्स है, मोटिवेशन है, भावनाएं और आत्म विकास है, इसे कहते हैं ह्यूमैनिज्म। तो इसका भी किसी लेसन प्लान या यूनिट प्लान से कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ देखिए बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। मतलब आपको कोई स्टिमुलस मिला, मतलब ट्रिगर किया, आपको कोई चीज़ से उत्तेजित किया, आपने उसके बदले में रिस्पॉन्स दिया, कोई प्रतिक्रिया दी और फिर उससे आपका रीइंफोर्समेंट हुआ, तो इसे कहते हैं व्यवहार। आपका व्यवहार देखा, तो इसमें तो एक एक करके चीज़ हुई है ना, पहले स्टिमुलस आया, फिर रिस्पॉन्स और फिर रीइंफोर्समेंट। तो ये तो टुकड़ों में हुई ये चीज़ तो, और टुकड़ों में तो हमें करनी नहीं है, हमको तो एक चीज़ पूरी एक ही बार में करनी है। तो ये तो मॉरिसन यूनिट प्लान से अपोजिट है, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। तो फंक्शनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, बिहेवियरिज्म ये तीनों गलत है, गेस्टाल्टिज्म ही सही है। तो करेक्ट आंसर गेस्टाल्टिज्म ही होगा। तो यूनिट अप्रोच हो, हुई लर्निंग हो, इंटीग्रेटेड यूनिट हो, तो आंसर गेस्टाल्टिज्म होगा। और यूनिट प्लान का नाम भी आप याद रखिएगा, मॉरिसन यूनिट प्लान। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।